सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। हम लेके आ चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 395 को। इसमें जैन सीधा इस आर्क की मेन स्टोरी में जंप मारने वाला है। हमें मेन टॉपिक पे पहुंचने के लिए बहुत भटकना नहीं पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। तो फिर चलो उसकी शुरुआत करते हैं उन जानकारियों की कंटिन्यूएशन से। हमने जहाँ पिछले एपिसोड को छोड़ा था, मैं ऑफ कोर्स वर्मोल के अंदर की बात कर रहा हूँ, जहाँ डाइची जैन को डीमन वर्ल्ड के स्टेटस को के बारे में बताती है कि कौन किस लेवल पे और किसके अंडर कौन आता है। जैन पूछते हैं हम और एंशिएंट बैटलफील्ड के बारे में क्या। डाइची को सोच के एक्सप्लेन करने लगती है कि एंशिएंट बैटलफील्ड एक स्पेशल प्लेस है। इसे डीमन एम्पर ने तब बनाया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम इविल रेस के खिलाफ फाइट कर रहे थे। उस इविल वॉर में बहुत सारे डीमन और इविल पावर हाउसेस ने अपनी जानें गंवाई, इसलिए उनका रिमेन्स लेगेसीज वहीं पे मौजूद है। ये सब मिलकर उस जगह को बहुत डेंजरस ही नहीं बल्कि एक ट्रेजर लैंड भी बनाते हैं, क्योंकि हाई लेवल के कल्टिवेटर्स नॉर्मली फाइट नहीं कर सकते थे। इससे तीनों लॉर्ड्स और डीमन किंग्स ने तय किया, इसलिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाली फाइट वहीं पे होगी। हजारों साल से वहाँ बैटल चल रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि स्टेलमेट टूटने वाला हो। स्टेलमेट का मतलब होता है फंसी हुई कंडीशन, जब दोनों ही पार्टीज एक लेवल पर डटी रहती हैं। जियान धीमी आवाज में बोलता है, अगर डीमन एम्पर वापस आ गए तो मुझे लगता है सब हाथ जोड़ के सरेंडर कर देंगे। डाइची को उसके शब्दों ने शॉक कर दिया था। वो मुंह ढके कहती है, क्या डीमन एम्पर वापस आ सकते हैं? लेकिन उन्हें तो खत्म कर दिया गया था। अगर वो होते तो उनके सबऑर्डिनेट्स ऐसे रिवेल कैसे करते हैं? उसकी बात को सुन के जियान बस अपनी भौं से घोटता है। डाइची कुछ समय तक शांत रहती है, फिर वो कंटिन्यू करती है, वैसे अगर सच में डीमन एम्पर वापस आ जाते हैं तो हमारी दुनिया एक ही झटके में यूनिफाई हो जाएगी। बस बात ऐसी है कि हम सबको बताया गया है कि बुद्धा, घोस्ट और डेविल वर्ल्ड के पावर हाउस ने मिलकर उन्हें ऑब्लिटरेट कर दिया था। जय हल्की स्माइल के साथ बोलता है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में और भी कई रीइंकार्नेशन पावर हाउसेस मौजूद हैं। इसलिए अकेले जियान के पास वो स्टैंड नहीं है कि वो सब कुछ पलट के रख दे, लेकिन अगर उसे डीमन पावर का सहारा लेना है तो उसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसलिए सबसे जरूरी है डीमन एम्पर की सील को तोड़ना। वो पूछता है, बाय द वे, क्या हेशा लॉलिंग से मिलने का कोई तरीका है? डाइची हाँ में जवाब देती है। वो बोलती है, 10,000 डीमन किंगडम की आर्मी ज्वाइन करनी होगी। जब बैटल्स में अच्छा परफॉर्म करके रिवॉर्ड्स को कमाओगे तो लॉर्ड हेशा लॉलिंग तुम्हें खुद सम्मान करेंगे। जियान सीरियस टोन में कहता है, तो ये रास्ता है। डाइची रिप्लाई करती है, हाँ, लेकिन लॉर्ड जियान आपको यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि समय खराब चल रहा है। स्ट्रॉन्ग और यूनिक स्किल वाले लोग सीधे जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जियान कहता है, जनरल इलेक्शन? वैसे आर्मी की सबसे ऊंची पोजीशन कौन सी है? डाइची को सोच के जवाब देती है, सबसे पहले आता है सोल्जर, फिर स्क्वाड लीडर, फिर लीडर, देन जनरल, और सबसे ऊपर आते हैं कमांडर याओ शोई। बट उनकी बराबरी पे खड़े होने के लिए कम से कम एक्स्ट्रा 2 शान की स्ट्रेंथ चाहिए। ज्ञानी सुन के हंसने लगता है। वो कहता है, ठीक है, तो टारगेट वही होगा, कमांडर। इस लड़के के चेहरे पे उस कॉन्फिडेंस को देख के डाइची बस चुप ही रह सकती थी। कुछ देर बाद दोनों के बीच में हंसी मजाक फिर से शुरू हो जाती है। इन बातों बातों में दोनों को मालूम नहीं पड़ता कि 10,000 डीमन किंगडम के कितने पास पहुंच चुके हैं। चलो हम भी फोकस को 10,000 डीमन कंट्री के ऊपर लेकर जाते हैं। इसे किंगडम का या नेशन का या फिर कंट्री, बात एक ही है। ये किंगडम 10,000 डीमन माउंटेन्स के बीच में बसा हुआ था। चाइनीज में 10,000 को मिरर कहा जाता है। इस प्लेस में बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर्स इकट्ठी होती हैं। इस मिरर डीमन नेशन की रेपुटेशन पूरे डीमन वर्ल्ड में फैली हुई थी। इस हजारों किलोमीटर तक फैली टेरिटरी में बड़े बड़े हर तरीके के मॉन्स्टर्स रहते हैं, लेकिन किसी की भी रूल्स को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तक कि हाई लेवल के दोषण एक्सपर्ट्स को भी चुपचाप से इन सभी रूल्स को मानना पड़ता था। यही यहाँ की प्रॉस्पेरिटी का राज भी होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है जब एक फ्लैट एरिया में जियान का फिगर अपीयर होता है। वो अपने पैरों को जमीन पर रखते हुए बोलता है, तो ये वान्याओ किंगडम। डाइची रिप्लाई में कहती है, हाँ सच में, अभी दोनों स्पेस टाइम क्रैक से बाहर आ गए थे। इस ऊंचे लेकिन फ्लैट माउंटेन टॉप से इन्हें मिरर डीमन नेशन का पेनोरामिक व्यू मिलता है। जियान की नजर जाती है एक बड़ी सी सिटी के ऊपर, जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी और डिमोनिक और इतना इंटेंस था कि सीधे उसके दिल और दिमाग पे असर करता है। ये सच में डीमन वर्ल्ड के असली पावर हाउस की गैदरिंग प्लेस थी। यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह काफी अजीब सी होती हैं, ज्यादातर पानी और स्टोन से बने हुए थे। ये सिटी फैली होती है करीब 100 माइल्स तक। इस शहर को चारों तरफ से एक बड़ी सी बाउंड्री ढक रखा था, बिल्कुल आयरन केज की तरह। इसकी डिफेंसिव पावर ऐसी होती है जैसे देखिए अच्छे डर जाए। जियान और डाइची ने यहाँ की हेवन और अर्थ की एनर्जी में बस कुछ गहरी सांसें ले पाई थी, तब इनके सामने के स्पेस में कुछ रिपल्स बनने लगी थी। एक स्ट्रॉन्ग गोरे वाला फिगर अपीयर होता है। इस मुस्कुराते हुए बंदे की स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 शान की थी। वहीं पे इसके कपड़े काफी लग्जूरियस थे। इनके ऊपर एक 10,000 डीमन किंगडम का मार्क दिखाई देता है। वो ग्रीन रोडमैन हाथ कप करके बोलता है, मैं 10,000 डीमन किंगडम की गार्ड टीम का डीकन हूँ। आप दोनों फ्रेंड्स का आना यहाँ पे कैसे हुआ? ये उसकी नजरें डाइची और जियान पे पड़ती हैं, उसे अंदाजा हो जाता है कि दोनों ऑर्डिनरी नहीं है। वैसे भी ऐसे स्पेस टाइम वर्महोल का इस्तेमाल करना ये नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं थी। डाइची हाथ आगे बढ़ा के बोलती, ये देखिए। उसके हाथ में रिकमेंडेशन लेटर होता है, जैसे वो सामने खड़े ग्रीन रोड ओल्ड मैन को दे देती है। इस लेटर के ऊपर की
इंसिग्निया को देख के वो ग्रीन रोड में चौंक गया था। वो कहता है बटरफ्लाई वैली। इस लेटर के अंदर से पावरफुल डिमोनिक ऑरा निकल रहा होता है, वो उसके हाथों को कांपने पे मजबूर कर देता है। जियान पूछता है कोई प्रॉब्लम है? वो ग्रीन रोड ओल्ड मैन और भी झुक के कहता है नहीं नहीं, आप दोनों प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको 10,000 डीमन किंग से मिलवाता हूँ। अभी अंदर से व्यक्ति हिल चुका होता है। आखिरकार ये लेटर आया था बटरफ्लाई वैली के एंसेस्टर से, जो कि किंगडम के फाउंडिंग हीरोज में से एक थे। उन्होंने 10,000 डीमन किंग के साथ मिलकर इस देश की नींव रखी थी। ये भले अपने चेहरे से एक्सप्रेशन छिपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जान के सोल परसेप्शन से कैसे बच सकता था? यान अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाता है। लगता है उसका बटरफ्लाई वैली की हेल्प करना बेकार नहीं गया। इस किंगडम में एंसेस्टर की रेपुटेशन काफी बड़ी लगती है, जिसके लिए कई चीजें स्मूथ बना देगी। जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, अचानक से सिटी वॉल के ऊपर से डोंग 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 की आवाजों के साथ एक हैवी सा ऑरा फैला था। यान ऊपर देख के बोलता है क्या हो रहा है? तो वे आर्मर्ड डिमोनिक बीइंग सीधा सिटी वॉल पे आके खड़े हो चुके थे। खासकर इनकी आंखों के सीरियस एक्सप्रेशन साफ बता रहे होते हैं कि कुछ बड़ा हुआ है। दूसरी तरफ इस पूरी सिचुएशन को समझ के वो ग्रीन रोड ओल्ड मैन शॉक के साथ बोलता है किंग का समनिंग ऑर्डर। मेरे डीमन बीस्ट किंग समनिंग ऑर्डर को तभी निकालते हैं जब कोई अर्जेंट बात हो, लेकिन अभी तक उसे कोई खबर नहीं मिली होती। फिर अचानक से ये ऑर्डर क्यों? वो बोलता है लॉर्ड, हम सबको 10,000 डीमन स्क्वायर पे चलना चाहिए, आप लोग भी मेरे साथ चलो। डाइची और जियान को इससे कोई परेशानी नहीं थी। ये सीधा उस ओल्ड मैन की पीछे शूट हो जाते हैं, क्योंकि ओल्ड मैन पहले इसे गाइड कर रहा होता है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। ये डीमन स्क्वायर पे पहुंच गए थे। हम भी सीन देखते हैं सिटी के अंदर का, जहाँ पे सब कुछ चमक दमक से भरा होता है। वो लग्जूरियस बिल्डिंग्स, डाउनटाउन स्ट्रीट, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है एक बड़ा सा स्क्वायर जहाँ भी भीड़ लगी होती है। इस यू स्क्वायर स्टेज के सामने एक राउंड प्लेटफॉर्म होता है, जिसके ऊपर कई फिगर्स मेटेरियलाइज हो रहे थे। वहीं पे नीचे भीड़ में फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। कोई बोलता है किंग ने कुछ समनिंग ऑर्डर को निकाला, तो कोई बोलता है कि मॉन्स्टर आर्मी के ऊपर हमला हो गया है। लेकिन तीनों लॉर्ड्स और 7 डीमन किंग्स ने तय किया था कि डीमन वर्ल्ड के अंदर कोई बैटल नहीं होगी। तो फिर क्या हो रहा है? जब जान की नजरें चारों तरफ जाती हैं, वो पाता है कि यहाँ पे 6 स्टार दूषण लेवल के मॉन्स्टर्स की कोई कमी नहीं थी। इवन 7 स्टार दूषण भी इधर उधर दिख रहे होते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स तो पूरे इंसानी फॉर्म में भी नहीं थे। ऑफ कोर्स इनके ऊपर के बाल और स्केल साफ बताते हैं कि असल में वही उनके वेपन्स हैं। फिर उसकी नजरें प्लेटफॉर्म के ऊपर गई थी, जहाँ सेंटर के स्पेस में कुछ रिपल्स बनती हैं। हवा में हम की वाइब्रेशन की आवाजें गूंजती हैं। फाइनली कंडेंस होता है एक टेक्निकल डेमोनिक और ऐसे भरा बीइंग। ये फ्लक्चुएशन कम से कम 7 दूषण की थी। इस फिगर के अपीयर होते ही भीड़ में कोहराम समझ जाता है। लोग बोलते हैं क्या मेरे डीमन किंग है? राउंड प्लेटफॉर्म के ऊपर अपीयर होने वाला फिगर स्क्वायर पे मौजूद बहुत सारे लोगों की आंखें श्रिंक कर देता है। इनकी सांसें थम जाती हैं। इस आदमी ने पहन रखी थी नीले रंग की रोब। एट द सेम टाइम उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी से बाहर आने वाली वो हल्की सी फ्लक्चुएशन कुछ खास किस्म की पावर को बयां कर रही थी। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग पार्ट क्या था, तो वो होती है उसकी आंखें, एकदम जेड की तरह प्योर और फ्लॉलेस। स्ट्रेन की बात हो या फिर कैरेक्टर की, ये मेरे डीमन किंग दोनों में वर्ल्ड क्लास माना जाता है। ऑफ कोर्स एक काइंड हार्टेड और वाइज भी होता है, जिस वजह से काउंटलेस पावर हाउस उसका सम्मान करते थे। एक टाइम पे डीमन एम्पर ने भी उसे पर्सनल गाइडेंस दी होती है, जिस वजह से अब वो डीमन एम्पर के लॉयल फॉलोअर्स में से एक है। ईशा लोलिंग के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स में उसका नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि बार बार 10,000 डीमन किंग बोलना बहुत टफ है, इसलिए हम इसका नाम शुद्ध चाइनीज में बोलेंगे, जो होगा वन या वांग। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ 10,000 डीमंस का किंग। उसके चेहरे की स्माइल एकदम सॉफ्ट और जेंटल थी, जो सबके दिलों तक पहुंच जाती है। भीड़ में लोग चिल्ला के बोलते हैं डीमन किंग, मेरे डीमन किंग, मॉन्स्टर किंग, वन या वांग एके डीमन किंग कुछ समय तक किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, आज मुझे मजबूरी में किंग समनिंग ऑर्डर को जारी करना पड़ा। उम्मीद है आप सब कोऑपरेट करोगे। एंशिएंट बैटलफील्ड में लॉर्ड हेजा लोंगिंग की आर्मी और उनके पर्सनल गार्ड्स के ऊपर कई फोर्सेस ने हमला कर दिया है। उनकी लाइफ और डेथ अनसर्टेन है, इसलिए हमें अपनी पूरी पावर के साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए। और अगर हम पीछे हटते रहे तो लॉर्ड हेजा लोलिंग हार जाएंगे। फिर बाकी दोनों टायरेनिकल मॉन्स्टर्स आर्मी यहाँ पे आएंगी। आप सब जानते हो कि टायरेंट टैंशो और व्हाइट बोन डेविल किंग किस तरीके से काम करते हैं। इन्हें सिर्फ खून बहाना, जलाना, लूट और बर्बादी करनी आती है। क्या आप सब अपने आप को ऐसे ही हालात में देखना चाहोगे? डीमन किंग के शब्द सबके बीच में जोश और गुस्सा भर देते हैं। लोग जोर से चिल्ला के बोलते हैं नहीं हम रेडी हैं। डीमन किंग के चेहरे पे अपीयर होते हैं सीरियस एक्सप्रेशन। वो कहते हैं मैंने बाकी डीमन किंग से भी बात करी है, आज से हमारी आर्मी एंशिएंट बैटलफील्ड में जाएगी और हम लॉर्ड हेजा लोलिंग को पूरा सपोर्ट करेंगे। इन शब्दों में जैसे कोई जादू था। इन लोगों के अंदर एकदम एक्साइटमेंट भर देते हैं। सब चिल्ला के बोलते हैं वांग हम रेडी हैं, जो भी ऑर्डर होगा हम फॉलो करेंगे। इस स्क्वायर में से काउंटलेस डिमोनिक और आसमान में राइज हुए थे। डीमन किंग कहते हैं आज से कुछ खास डिमोनिक बीइंग्स और फीमेल्स को छोड़ के हर कोई आर्मी को ज्वाइन करेगा। 1 महीने के बाद मैं अपनी इमीडिएट डीमन आर्मी को लेके खुद एंशिएंट बैटलफील्ड जाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो ज्वाइन ना भी करना चाहते हो मैं उन्हें फोर्स नहीं करने वाला, लेकिन जो हमारी आर्मी का हिस्सा बनेंगे बैटलफील्ड से वापस लौटने के बाद मैं पर्सनली उन्हें शानदार
रिसोर्सेज दूंगा और वो हमारे इतिहास के हिस्सा बनेंगे। रिवॉर्ड्स के बारे में सुन के लोग और भी खुश हो जाते हैं। मैं शुरुआत में मालूम पड़ गया था कि डीमन वर्ल्ड में डीमन बुक सबसे बड़े ट्रेजर्स में से एक है। वहीं पे अगर किसी का नाम डीमन बुक में आ जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ और पहचान का अल्टीमेट प्रूफ होता है। जो भी लोग उस बुक में अपना नाम लिख पाते हैं उन्हें फ्यूचर में डीमन वर्ल्ड के सेंटर तक पहुंचकर इमोर्टैलिटी के पाथ को हासिल करने का मौका मिलता है। इसी वजह से डीमन किंग की बातों को सुन के लोगों की आंखें फायरी आउट हो गई थी। भीड़ में से कोई डीमन किंग को चीयर कर रहा था तो कोई पूछ रहा था साइन अप कहां से करूं, तो कोई कहता है मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। ये आवाजें पूरे स्क्वायर पे गूंज रही होती हैं। वो ग्रीन रोड ओल्ड मैन जो कि जियान के बगल में खड़ा होता है वो उससे पूछता है लॉर्ड क्या आप भी रजिस्टर करना चाहोगे। जियान कहते हैं हाँ मेरा इरादा तो यही है, मुझे रजिस्ट्रेशन की जगह दिखाओ और हाँ इस लड़की को लॉर्ड सिक्स टेल्स के मेंशन तक पहुंचा दो। जियान की बात सुन के डाइची गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है नहीं मैं आर्मी को ज्वाइन करूंगी, लेकिन जियान के चेहरे पे डिटर्मिनेशन थी। जियान से थोड़ी सी हार्ड टोन में बोलता है लड़की होके भी खून खराबे में शामिल होना चाहती हो, तुम वापस चले जाओ। ये शब्द सच में पहनने होते हैं, डाइची की आंखें लाल कर देते हैं। अंदर से सॉफ्टी तो जियान भी था। वो फिर एक गहरी सांस लेके उसे समझाता है कि तुम्हारी ताकत और टैलेंट अलग है, तुम बैटलफील्ड में कमांडर जैसे रोल के लिए बनी हो, इसलिए तुम मेरा यहाँ पे इंतजार करो। डाइची को सोच के अपने हाथों क्लेंच करके बोलती है ठीक है लॉर्ड जियान में वेट करूंगी। उस ग्रीन रोड ओल्ड मैन ने इशारा किया था। एक गार्ड डाइची को लॉर्ड सिक्स टेल्स के मेंशन तक ले जाता है। सिक्स टेल क्लैन डीमन नेशन की सबसे टॉप लेवल की फोर्सेस में से एक होती है और उनका बटरफ्लाई वैली के एंसेस्टर से गहरा रिश्ता है। फिर वो जियान की तरफ मुड़ के बोलते लॉर्ड इस तरफ चलिए। उसे 10,000 स्क्वायर के बाहर लेके आया था जहाँ पे आर्मी रजिस्ट्रेशन मैनर होता है। वो ग्रीन रोड ओल्ड मैन कहते सर रजिस्ट्रेशन ऑफिस यही है। जियान रिप्लाई करता है ठीक है तुम जा सकते हो। वो ओल्ड मैन जियान को सक्सेस विश करके गायब हो गया था। फाइनली पीछे रह के जियान की नजरें जाती हैं सामने के मैनर के ऊपर जिसके चारों तरफ कोई डिमोनिक सोल्जर्स खड़े होते हैं। इनके एक्सप्रेशन इतने सीरियस थे अगर ये पल के नहीं झपका रहे होते तो उन्हें मूर्ति मान लिया जाता। जियान हंस के बोलते आर्मी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये लोग सच में काफी इम्पोजिंग लग रहे हैं। बिना हेजिटेशन के उसके कदम बढ़ते हैं। अब डीमन वर्ल्ड का उसका सर्वर ऑफिशियली शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी उसका नाम सबकी जुबान पे होगा। जियान को लाइन में काफी देर तक वेट करना पड़ा था लेकिन आखिरकार उसकी बारी आई जाती है। उसके कान में सबसे पहले 3 बार फॉर्मल डोंग 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 की आवाज आती है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस की लॉबी में दाखिल हुआ था। लॉबी में 3 लोग बैठे हुए थे। सबसे हेड सीट पे होता है एक बुड्ढा जिसके हाथ में एक फेदर पेन होता है और वो कंटिन्यूसली कागज पे कुछ लिख रहा था। उसके बगल में 2 गार्ड्स खड़े होते हैं जो स्टोन स्टैचू की तरह सीरियस लग रहे थे। वो बुड्ढा बिना अपने सिर को उठा के बोलता अपना नाम और स्ट्रेंथ बताओ, आर्मी में रैंक उसी हिसाब से दी जाएगी। हमारा भी जब इसके ऊपर थोड़ा फोकस गया था सबसे पहले हमारे ध्यान को एक सीन खींचता है जो उसके माथे के बिल्कुल बीच में था। इसका ऑरा हैवी और दोनों गार्ड्स की नजरें जियान के ऊपर होती हैं। खैर भले ही टेंशन का माहौल बाकियों को परेशान करता है लेकिन जियान के लिए नहीं। वो स्माइल के साथ कहता है मेरा नाम है जियान और मैं 7 स्टार द इमॉर्टल अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ को रखता हूँ। वो बुड्ढा जो कि 1 से 3 स्टार दोशान से सुन के पक गया होता है। जियान के शब्द उसके दिमाग के लिए थंडर जैसे थे। वो स्टंट एक्सप्रेशन के साथ सर उठा के बोलते 7 स्टार द इमॉर्टल। यहाँ बात बस 7 स्टार दोशियान की नहीं थी। उसके एक्साइटमेंट का कारण होता है इतना यंग 7 स्टार दोशियान क्योंकि मॉन्स्टर्स की उम्र इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। इन्हें 10,000 साल में पहली ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ता है। फिर जब उस कैलेमिटी को क्रॉस करने के बाद इन्हें स्पिरिचुअल विजडम मिलती है। इनकी असली जिंदगी तब से ही नहीं आती है। तीनों फिगर्स के चेहरों पर शौक को देख के जियान पूछता है क्या हुआ, कोई परेशानी है। वो हॉर्नमैन अहम करके खांसता है। फिर वो जियान को केयरफुली बताता है 7 स्टार द इमॉर्टल्स आर्मी में सीधा डीमन जनरल्स के लेवल पे जा सकते हैं। लिटिल ब्रदर क्या तुम इंटरेस्टेड हो? जियान कैजुअली बोलता है मैं तो बस अपनी होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ, इतनी हाई पोजीशन मेरे लायक नहीं है। उसकी काम स्माइल की वजह से ओल्ड मैन को जियान और भी मिस्टीरियस लगने लगता है। वो कुछ सोच के गार्ड से बोलता है वुल्फ जनरल जाओ इन्हें ले जाओ, 8 डीमन जनरल्स तैयार हैं, अब कंपटीशन शुरू होगा। वो बगल में खड़ा हुआ वुल्फ जनरल कंफ्यूज हो गया था। वो पूछते लॉर्ड लेकिन वो हॉर्नमैन से लाके कहते नहीं ले जाओ, अगर मैं गलत नहीं है तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तब इस बच्चे के ऊपर छोड़ दो। वो वुल्फ जनरल ऑर्डर को मान के जियान को मार्शल अरीना की तरफ ले गया था। इनके जाने के बाद दूसरा गार्ड बोलता है लॉर्ड ये लड़का डेंजरस लगता है। अब इस हॉर्न ओल्ड मैन के चेहरे पे स्माइल थी। वो कहते हैं हाँ उसकी टोन का इंडिफरेंस और की शार्पनेस फेक नहीं हो सकती। लॉबी में शांति लौट आई थी। हम सीन को चेंज कर देते हैं। वो वुल्फ जनरल जियान को एक डुअल अरीना में ले आया था। इस स्पेशल रियल्म को 10,000 डीमन किंग ने खुद बनाया था। ये आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता था और कई हाई लेवल के कॉम्पिटिशन भी हेल्ड होते हैं। ये अरीना एक बड़ा सा सर्कुलर ग्राउंड होता है जिसे चारों तरफ से ढक रखा था बैरियर ने। बाहर की चारों तरफ सीट्स पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स बैठे होते हैं और अंदर बैटल चल रही थी। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि डेमोनिक बीइंग्स काफी घमंडी होते हैं। ये बस टू स्टैंड के सामने झुकते हैं। रास्ते में वुल्फ जनरल जियान से बोलते लड़के तुझे बड़ी अकड़ लगती है। जियान काम एक्सप्लोरिंग सब पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। वो वुल्फ जनरल कहता है इस अरीना
अरीना में मौजूद सारे डीमन जनरल्स रियल पावर हाउसेज हैं। इनकी स्टैंड लेट से 7 स्टार दोशान तक जाती है। मुझे लगता है तुम्हारा सर्वाइव करना मुश्किल होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम जिंदा लौट के आओगे। जियान के चेहरे पे आती है हल्की सी स्माइल। वो रिप्लाई करता है, तुम बस मुझे वहाँ पे पहुंचा दो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। जियान जिस तरीके से सिचुएशन के बारे में कैजुअली बिहेव कर रहा था, ये बात वुल्फ जनरल के दिमाग में खटकती है। उसी तरह जियान को आगे भेज के बोलते हैं, नीचे जाओ, 8 मॉन्स्टर जनरल्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम कम से कम 2-4 मूव सर्वाइव कर पाते हो तो आर्मी में तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद होगा। जियान से रिलाते हुए नीचे अरीना में पहुंचता है। उसके ऑटो से स्माइल अब भी नहीं गई थी। वो मन ही मन में सोचते हैं, 8 जनरल्स लेट से 7 स्टार दोशान तक ही ये मेरे लिए कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं है। अब क्योंकि तुम्हारे भाई को पता है कि तुम सबको बस मेन फाइट की चुल मची रहती है, इसलिए हम सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये कुछ देर बाद की बात है। अरीना से बाहर एक मॉन्स्टर भागता है जिसका चेहरा शौक से भरा हुआ था। बाहर खड़ा वुल्फ जनरल पूछता है, क्या हुआ? वो डिमोनिक बीइंग घबरा के बोलते, लॉर्ड आप जिस लड़के को लाए थे। इतना ही सुन के वुल्फ जनरल को ऐसा लगता है उसने सब कुछ जान लिया हो। वो डिस्टेन के साथ बोलता है, क्या हुआ, फेल हो गया? मैंने उसे पहले ही बोला था कि उसकी अर्ली 7 स्टार दोशान की स्टैंड कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। तभी पीछे से उसके कान में यन की खांसने की आवाजें जाती हैं। अब यन ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ अपनी खोपड़ी ऊपर जा रहा था। वो कहता है, माफ करना, शायद मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूँ उसे कोई परेशानी नहीं होगी। जब वो वुल्फ जनरल वापस अरीना की तरफ गया था, उसे वो 8 डीमन जनरल जमीन पे पड़े दिखाई देते हैं। सबकी सिचुएशन काफी खराब होती है, लेकिन इनकी आंखों से डर और रिस्पेक्ट छिपती नहीं है। वो डिमोनिक बीस्ट वुल्फ जनरल को बताता है जियान ने अभी भी 8 नए मॉन्स्टर जनरल्स का सामना किया था। सब मिलकर उसे रेस्ट करने लगे, लेकिन जैसे जियान ने अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल किया, सब वहीं पे ध्वस्त हो गए। ये पूरा मामला बस कुछ सेकंड्स में हुआ होता है। इस अरीना का डिमोनिक बीस्ट जज अनाउंस करता है कि अब से लॉर्ड जियान नौ मॉन्स्टर जनरल्स के लीडर हैं। जियान जमीन में पड़े डिमोनिक बीस्ट की बॉडी से अपनी फ्लेम्स को वापस लेता है। फिर वो रिलीज करता है अपनी वुड एट्रीब्यूट की जेंटल एनर्जी को। जैसे 8 घायल जनरल्स हील होने लगे थे। अब इनकी आंखों में रिजेंटमेंट बची हुई रह गई होती है, वो भी धीरे धीरे रिस्पेक्ट में बदल जाती है। ये 8 साथ में बोलते हैं, लॉर्ड जियान सच में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। आपकी ताकत और आपका बिहेवियर ये काबिल तारीफ है। अब ये अरीना में एंटर करने वाला वुल्फ जनरल अपने डब्बे जैसे मुंह को बंद नहीं कर पाया था। वो शॉक टोन में बोलते हैं, जियान में कोई चोट नहीं आई, ये क्रशिंग विक्ट्री है। जियान काम आवाज में बोलते, लॉर्ड वुल्फ जनरल अब मैं 9 डीमन जनरल्स का लीडर हूँ, है ना? वो वुल्फ जनरल फाइनली थोड़ा सा रिकवर करता है। जियान पूछता है, क्योंकि मैंने 8 को हरा दिया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं डीमन कमांडर से फाइट कर सकता हूँ? वो वुल्फ जनरल जिसके सामने अभी भी जियान की इमेज बदली होती है, वो इन शब्दों को सुन के फिर से गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, क्या डीमन कमांडर? उससे फाइट करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट कम से कम 8 स्टार दोशान है और तुम तो भी 7 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज पे हो। क्या तुम्हें मौत का भय नहीं है? जियान कहता है, जब तक हम फाइट नहीं करेंगे कैसे मालूम पड़ेगा? गूंजती हवा में एक मफल्ड बूम की आवाज, उसकी बॉडी से फैलता है एक हैवी प्रेशर। ये और इतना भारी होता है कि वुल्फ जनरल और बाकी सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। ऐसी स्ट्रेंथ एक अर्ली 7 स्टार दोशान की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वुल्फ जनरल बोलते, लड़के क्या तुम आर्मी के रूल्स को ब्रेक करना चाहते हो? मैं तुम्हें मिलिट्री लॉ के हिसाब से पनिश कर सकता हूँ। क्या ये शब्द उसके मुंह से बाहर ही आए होते तभी गूंजी थी एक और आवाज। हम अरीना में उस हॉर्न ओल्ड मैन को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो धीरे से हंस के बोलता है, ही रूल्स हमेशा फॉलो नहीं किए जा सकते। वुल्फ जनरल क्या तुम नहीं जानते हो कि सिचुएशन कैसी है? चलो इसे ट्राई करने दो। ट्रेन सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ है। वुल्फ जनरल तब भी हेस्टेट करता है। वो कहता है, लेकिन अगर लॉर्ड डीमन किंग ब्लेम करते हैं तो? वो हॉर्न ओल्ड मैन से चिल्लाता है। वो रिप्लाई करता है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। हमारी आर्मी में कमांडर लेवल के एक्सपर्ट्स बस 4 हैं, जिनमें से 2 तो अभी भी चुने गए हैं, लेकिन ये 4 भी काफी नहीं है। फिर वो जियान से पूछता है, लिटिल गाय क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? जियान की होठों पर स्माइल दी। वो कहता है, ट्राई करूंगा। हॉर्न ओल्ड मैन नोट करता है। वो अनाउंस करता है, ठीक है, कल तुम्हारा मुकाबला पियानो डीमन कमांडर से होगा, जो कि हाफ स्टेप 8 स्टार दोशान पे है। अगर तुम उसे हरा देते हो तो अगला अपोनेंट होगा जू जैंग डीमन कमांडर, जो अर्ली स्टेज 8 स्टार पे है। अगर जू जैंग को भी हरा पाओ तो तुम्हारी प्रेस्टीज पूरे डीमन वर्ल्ड में फैल जाएगी। वहीं पे अगर तुम हार गए तो भले डीमन कमांडर न बन पाओ, लेकिन तब भी 9 डीमन जनरल्स के लीडर रहोगे। बताओ क्या तुम्हें ये मंजूर है? जियान रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। जियान फिर अपने क्वार्टर्स की तरफ चला गया था। फाइनली हम सीन देखते हैं बड़े से हॉल के अंदर का। अभी मेरे डीमन किंग विंडो के बाहर देख रहा था। अभी पीछे वो हॉर्न ओल्ड मैन अपीयर होता है, जो डीमन किंग को सब कुछ बताता है। अरीना के रिजल्ट्स को सुन के वानिया किंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। और नाम को दोहराता है, जियान। बटरफ्लाई वैली के एंसेस्टर की रिकमेंडेशन और अब सीधा डीमन कमांडर की पोजीशन को चैलेंज करना। हॉल में उसकी तेज हंसी की आवाज गूंजती है। वो एक इशारा करके बोलता है, मैसेज भेजो, यानो को बताओ कि उसका मुकाबला कल होगा। अगर वो हारा तो पोजीशन हैंड ओवर कर दे और जूजैंग पे भी नजरें रखो। मुझे उसका और कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। इसमें से ईविल रेस की बू आती है। हाँ, लॉर्ड हेशा लॉन्गलैंग की तरफ से कोई भी खबर नहीं आई है। हम अपने फोकस
उसको जूजैंग के कमरे के अंदर ले जाते हैं, जिसके बारे में डीमन किंग बात कर रहे थे। जूजैंग की कोल्ड आवाज गूंजती डीमन वर्ल्ड के पावर हाउसेस बस ड्रॉबैक्स हैं। एंशिएंट बैटलफील्ड में डीमन कमांडर बन के मैं डीमन सप्रेशन प्रिजन की सील को तोड़ूंगा। फिर जब डीमन वर्ल्ड तबाह हो रहा होगा, इसमें सबसे बड़ा विनर होगा सोल पैलेस। उसकी वही सिनिस्टर वाली आवाज लगातार गूंजती है। सीन फिर से चेंज होता है। एक शोर शराबे से भरे पवेलियन के अंदर सफेद लोमड़ी जैसा देखने वाला टियानो डीमन कमांडर बैठा था। इसके चारों तरफ होती है कई फॉक्स विमन जो काफी ब्यूटीफुल और खतरनाक दिखती हैं। तभी पवेलियन के सामने एक सबऑर्डिनेट अपीयर होता है, उसे झुका के रिपोर्ट करता है, लॉर्ड टियानो, लॉर्ड डीमन किंग का आदेश है कि कल तुम्हारी डीमन कमांडर की सीट को कोई चैलेंज करेगा। इस खबर को सुनकर उस टियानो की आंखें फ्लैश होती हैं। जब उसे जियान के बारे में और भी चीजें मालूम पड़ती हैं, वो हंस के कहते हैं 7 स्टार दोशियन अर्ली स्टेज। चलो कल मैं उसे समझाऊंगा कि मौत का असली मतलब क्या होता है ना ब्यूटीज। वो फिर से लग जाता है अपने पर्सनल बिजनेस में। 10,000 डीमन किंगडम का आर्मी रिक्रूटमेंट अब भी चल रहा था। लोग बैटल की फुल तैयारी में थे। इन सब की डिमोनिक इंस्टिंक्ट साफ इशारा कर रही थी कि डीमन वर्ल्ड का वॉर काफी नजदीक आ चुका है। जब तक ये रात बीतती है अगला दिन आता है। जियान का नाम पूरे 10,000 डीमन किंगडम फैल गया था। उसकी पावर और डोमिनेंस के बारे में हर कोई चर्चा कर रहा था। खासकर जियान और टियान्यू के बीच में फाइट होने वाली है, जिससे उसकी कमांडर लेवल पे एंट्री होगी। उस बैटल पे सबकी नजरें टिकी होती हैं। एक तरफ तो बस एक 7 स्टार दोशान अर्ली स्टेज था जिसने 8 डीमन जनरल्स को हरा दिया है। दूसरी तरफ हाफ स्टार 8 स्टार दोशान होता है, क्योंकि आज ये टियान्यू जियान के बीच में मुकाबला होना था। भीड़ मार्शल अरीना में इकट्ठी हो जाती है। इन सब डिमोनिक सोल्जर्स की आंखों में एक्साइटमेंट दिख रहा था। जब जन इस अरीना में पहुंचता है, वो पाता है कि एक पहाड़ी इलाका है। लगता है यहाँ पे उस टियान्यू को एडवांटेज साफ दिया गया है, क्योंकि उसकी रियल बॉडी फॉक्स की है, तो उसके लिए ऐसे जंगल और पहाड़ एकदम परफेक्ट है। लेकिन तब भी जन के चेहरे पे स्माइल होती है। वो कहते हैं आज का कंपटीशन काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसी समय बैटलफील्ड के ऊपर का स्पेस ट्रैवल होता है। सीधे अपीयर होते हैं 10,000 डीमन किंग। भले वो जानबूझ के अपने ऑरे को रिलीज न कर रहे हो, लेकिन लोग तभी प्रेशर फील करते हैं। डीमन किंग बोलते हैं क्योंकि तुम दोनों यहाँ पे आ चुके हो तो फिर अरीना में जाओ। अभी टियान्यू के चेहरे पे स्माइल होती है। वो जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, उसके पीछे की सफेद पूंछ साफ हिलती हुई दिखाई देती है। वो फाइनली जियान से बोलता, लिटिल बीस्ट, कुछ ही समय में तुम मुझसे घुटने टेक के माफी मांग रहा होगा। जियान कहता ज्यादा बकवास नहीं। जैसे ही दोनों अरीना में अपीयर होते, टियान्यू ने अपने ऑरे को रिलीज कर दिया था। गूंजती है बैंक क्रैक 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 की आवाजें। जमीन पे बड़ी बड़ी दरारें बनने लगती हैं। एट द सेम टाइम उसका ऑरा वॉलेंट हो रहा था। वो कहता है क्या तू यहाँ से खुद निकलेगा या मुझे खींच ले जाना पड़ेगा। बस 7 स्टार दोशान की स्टैंड के साथ मुझे चुनौती देने की हिम्मत। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरी वो अजीब सी फ्रेम सबको दबा देंगी? जियान इसका जवाब नहीं देता। वो बस अपनी फिस्ट को खोलता है। एक ही झटके में बूम की आवाज साथ पावरफुल फ्लेम फैली थी, जिसकी वजह से स्पेस भी अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से टियान्यू बिल्कुल नहीं हिलाता। भले ही उसकी आंखें सिकुड़ गई हो, लेकिन वो जानता था कि अभी कोई भी कमजोरी दिखाना डिसएडवांटेजेस होगा। जियान पहले एक सिंपल फ्लेम पंच को लॉन्च करता है। टियान्यू भी अपने पंजे को स्लैश कर देता है। फाइनली दोनों कोलाइड होते हैं। फैलती एनर्जी रिपल्स। इन दोनों अटैक्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था। टियान्यू कोल्ड आवाज में कहता है अपनी असली फाइटिंग स्टैंड को दिखा, वरना तो जिंदा नहीं बचने वाला। अभी उसके स्कारलेट डिमोनिक ऑरे में कई अजीब सी लाइंस भी दिखाई देती हैं, जो एटमॉस्फेयर को अपने कंट्रोल में करने लगी थी। जन मुस्कुरा के बोलता है तो चलो। ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन। उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। सीधा थर्ड ट्रांसमिशन को एक्टिवेट करता है, जो हाफ ड्रैगन आर्म होती है। हाथ को रखते हुए चमकते हुए स्केल्स। जियान के और की फ्लेम पावर में अब एक वाटर एट्रीब्यूट भी आ जाता है। लेकिन जिस चीज ने लोगों को दंग किया होता है वो ये नहीं थी। वो जियान की बॉडी से निकलने वाला ड्रैगोनिक आ रहा था। कोई कहता है ड्रैगन, ये ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन स्केल्स हैं। डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन क्लैन के मेंबर सबसे ऊपर माने जाते थे। इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और वॉलेंट ऑरा ये सब में अनमैच्ड होता है। उन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके अभी टियान्यू के मुंह की मुस्कान भी गायब हो गई थी। उसकी आंखों में डर और सीरियसनेस साफ दिखाई देते हैं। वो कहता है अब समझ में आया, तो 8 डीमन जनरल्स इसलिए हारे थे। गूंजते जियान की मैस्टे के बाद जो कहती ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फेस्ट। उसकी ड्रैगन स्केल आर्म से निकलती काले रंग की रोशनी जो ह्यूज ड्रैगन शैडो को बनाती है। वो ड्रैगन गुर्राते हुए टियान्यू के ऊपर झपट पड़ता है। इसके अगेंस्ट यूज करी जाती है हेवली फॉक्स टेल स्किल। टियान्यू की सफेद बालों वाली पूंछ बड़ी थी। जब वो सफेद रंग के बाल उसके शरीर से लेपटते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग आर्मर की तरह बना देते हैं। हाउएवर इसी मोमेंट में वो ड्रैगन अपने क्लॉ को स्लैश करता है। गूंजती एक पॉफ की आवाज। टियान्यू को चेहरा डिस्टॉर्ट हुआ था। इस अटैक के पीछे का प्रेशर इतना भारी था कि उसकी सांसें फटने लगी थी। वो चीखते हुए कहते हैं हेवली फॉक्सटेल थॉर्न। उसकी पूंछ से बाहर आने वाले रेशे एक ब्लेड में बदल जाते हैं, जो वुश के साउंड से जियान की तरफ शूट हो गए थे। जियान हंस के कहता है पैटर्न ऑफ द टैलेंट मिराज स्काई। उसकी ड्रैगन आर्म ग्लो करती है। एटमॉस्फेयर में पानी जैसी रिपल्स बनने लगी थी। वो अटैक जियान के पास पहुंचा भी नहीं होता है, लेकिन उससे पहले एक पावरफुल वाटर शील्ड जियान को ढक चुकी होती है। टियान्यू का अटैक क्रैश की आवाज के साथ पानी
की शील्ड में टकराया था, लेकिन जैसे उस शील्ड में कोई एंशिएंट पावर छिपी हो, ये उस ब्लेड के साथ टियानु को भी सरप्राइज करने लगती है। जियान की टेक्निक के बढ़ने के बाद उसकी ट्रांसमिशन का प्रेशर इतना टेरिफाइंग हो चुका था कि एरिना का स्पेस भी इसे झेल नहीं पाता है। दूसरी तरफ टियानु की फॉक्स टेल उस मिराज का एक कर्टन में फंस गई थी। वो हैवी वाटर प्रेशर उसकी टेल को मरोड़ के रख देता है। वो बेसिकली ब्लेड उसकी टेल थी। टियानु अपने चेहरे से दर्द छिपा नहीं पाता, वो गुर्रा के बोलते आ। वो फटाक से टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी टेल को वापस बुलाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि लड़का बस एक 7 स्टार दोषियान होके भी ऐसी खतरनाक फाइटिंग एबिलिटीज को रखता होगा, लेकिन ये उसके लिए हिमुलेशन था। वो जानता था कि अगर उसने देरी कर दी होती तो उसकी टेल चकनाचूर हो चुकी होती। इसमें उसकी यूरिन एनर्जी कंडेंस होती है। टियानु गुर्रा के बोलता है डैम बेस्टर, आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अभी एरिना के बाहर के स्पेक्टेटर्स एकदम हैरान हो चुके थे। डीमन किंग की भी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो कहते हैं मेरा इसका एक कर्टन और ये ड्रैगन आर्म, ये लड़का नॉर्मल नहीं है। जियान की ड्रैगन आर्म में से चमक बाहर आ रही होती है, स्पेशली उसके पीछे की स्पेस में दिखने वाली तो बड़ी बड़ी आंखें ये किसी एंशिएंट प्राइमोरियल एंटिटी की तरफ इशारा कर रही थी। टियानु अपने एक हाथ से हैंडसील को चेंज करता है। उसकी सूखी हुई टेल उसके शरीर में वापस लौट जाती है। फिर वो जैसे ही कहता है टियानु प्रगटी, शावो शावो की वजह से उसका स्कारलेट डिमोनिक ऑरा चारों तरफ अपने डोमेन को बनाने लगा था। उसकी पावर अचानक से कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये देख के जियान स्माइल के साथ बोलते हैं बारी है सोल पावर की। इस्तेमाल होता है यूमिंगटियन ट्रांस का। उसका स्पिरिचुअल पहले से बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। फिर मिराज स्काई कर्टन और सोल पावर दोनों को मिला के ये बैटलफील्ड एक पानी से बने टेंपल में कैद हो जाता है, बिल्कुल किसी केज की तरह। इस सीन को देख डीमन किंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं, लेकिन होठों पे एक अजीब सी मुस्कान आई थी। वो कहती हैं सोल पावर, मुझे भरोसा नहीं होता कि डीमन वर्ल्ड में कोई ऐसी सोल पावर को कल्टिवेट कर सकता है। अभी टियानु जियान को बहुत सीरियस थ्रेट समझने लगा था। वो एक तेज आवाज में बोलते लड़के चले से एक फाइनल अटैक में फिनिश करते हैं। जियान की आंखों में लाइट फ्लैश होती है, आखिरकार उसे भी यही चाहिए था। टियानु के दोनों हाथ हवा में लहराते हैं। पीछे फिर होता है एक टेल का शेडो जो कि उसके हाथों के साथ लहराती है। इस स्किल का नाम होता है हेवली फॉक्स स्लैश। स्पेस में कई इंग्रेविंग्स फैली थी जो हजारों फॉक्स शैडोज में बदल के जियान की तरफ बढ़ जाती हैं। इन लुमनियों की स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि साथ दोशान को भी पीछे हटना पड़े। दूसरी तरफ जियान के स्काई मिराज कर्टन ने भी रूप बदला था और उसने एक बड़े से टर्टल शेप क्रीचर का फॉर्म ले लिया होता है। ये भले ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन इसके अंदर की स्ट्रेंथ के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता था। इसका और डीप सी टैरेंट जैसा होता है। ये अटैक पफिंग आवाजें से टकराते हैं। वो लुमड़ी अपने साथ चाहे कैसी फोर्स को लेके आ रही हूँ, लेकिन टर्टल क्रीचर उन्हें आसानी से रोक पा रहा था। ऑफकोर्स स्कारलेट एनर्जी और डिम वाटर की ऐसी रिपल्स फैलती हैं, इनके कांटेक्ट में आते पेड़ पौधे पहाड़ सब कुछ डस्ट में बदल जाते हैं। अब जो उस टियानु को कछुए का असली शेप दिखा होता है, फाइनली उसकी आंखें हॉरर से भर जाती हैं। वो कहता है ये तो ड्रैगन किंग बैक्शिया का प्रेशर है। इस प्रेशर के सामने वो हिल भी नहीं सकता था कि आंखें बस उस टर्टल क्रीचर को अपनी तरफ आगे आते हुए देख सकती थी। युद्ध के मैदान में एक तेज बूम बूम की आवाज गूंजती है। इस मोमेंट में जमीन हिल गई थी। जियान की ड्रैगन स्किल से भरी आर्म टियानु की तरफ इशारा करती है। जियान कहता है तुम हार गए। इस आवाज को सुनकर टियानु कांपने लगा था, लेकिन फाइनली अपने सर को झुका के बोलता है मैं हार गया। अभी उसके सामने के स्पेस के परगच्छे उड़ गए थे। जानता था कि जियान ने जानबूझ के ड्रैगन के अटैक को रोका नहीं होता तो उसकी चटनी बन गई होती और ये भीड़ भी सदमे में चली गई होती है। ये खुद से बोलते हैं इम्पॉसिबल, क्या एक हाफ स्टेप 8 स्टार दोषण इतना कमजोर होता है? जियान ने दुनिया के सामने साबित कर दिया था कि उसके 7 स्टार दोषण अर्ली स्टेज की स्टैंड के साथ भी वो एक डीमन कमांडर के स्टेटस का वर्दी है। लेकिन क्योंकि जियान है मेन कैरेक्टर, हम जानते हैं कि बस एक फाइट से काम नहीं चलेगा, लेकिन पहले जियान को खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम उस पर फोकस करेंगे। ऑफकोर्स ये बस शुरुआती पार्ट तक होगा, फिर हमें एक और स्ट्रॉन्ग बैटल देखने को मिलेगी जो इंटरेस्टिंग काफी होने वाली है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफकोर्स अगर आप चाहते हो कि आज ही नेक्स्ट एपिसोड को देख पाओ तो डोंट वरी, चैनल की मेंबरशिप सब भी चल रही है। आप डेफिनेटली उन्हें ज्वाइन करके नए एपिसोड्स को ऑफिशियली रिलीज होने से पहले ही देख सकते हो। सो यार वेट किस बात का, चेकआउट करो ज्वाइन बटन को जो कि चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। अंटिल देन सायोनारा।